मगर कोपरे वाकई तारीफ लायक तो करिन सान खुद ये ये आब पका ये वात मतलब की सालमियत, मतलब की हाथ में लड़ाई लड़ी। हेलो अल्फा वन, कैरियन कैरियन। मैं दानिश अली हूं और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। इस वक्त हम हाजन बांडीपुरा में मौजूद हैं। हाजन को मोहम्मद यूसुफ परे, या जिसे आप कुक्का परे के नाम से जानते हैं, उनकी वजह से खास मशहूरियत हासिल हुई है। 90 के दशक में कश्मीर में अमन कायम करने में कुक्का परे का एक खास रोल रहा है। उस वक्त फौज के साथ मिलके कुक्का परे ने कश्मीर में अमन कायम किया था और इस वक्त भी लोग उनकी कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कुक्का परे की ज़ाती ज़िंदगी पे आज जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करेंगे और कुक्का परे के जो फर्जंद है इम्तियाज़ परे, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हम कुक्का परे के घर के बाहर हैं। हम कुक्का परे के घर जाएंगे और पहले उनके फर्जंद इम्तियाज़ परे से बात करेंगे। सर आप ठीक हैं? साहब घर पे ही है तो मिल सकते हैं उनसे? तो आपको चेकिंग अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। ओहो सर भाई तुम ठीक? मस्त मस्त आई इंफॉर्मेशन आई कि तो शुक्रिया सर, शुक्रिया। खाना को पका नहीं सर, वो कहते हैं कि बहुत कम लोगों से दिल की वो होती है तमन्ना कि उन वैसा इंसान दिल से मिलना चाहता है। मुझे खुद एंड यू आर आल्सो वन ऑफ देम। वो उस पान प्यारन बड़े बेसब्री साथ हो मजा की शेयर करो मुलाकात। शुक्रिया सर, ठीक, बस दुआ से। वेरी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह से इब्तिदा में मैंने बताया कि 90 के दशक में कश्मीर में अमन कायम करने में कुक्का परे का एक अहम रोल था। मेरे साथ इस वक्त कुक्का परे के फर्जंद इम्तियाज़ परे बात करने के लिए है। अपने वालिद के कंट्रीब्यूशन को ये किस तरह से देखते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज़ साहब, पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ द वॉइस के साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 90 के दशक में आपके वालिद का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर में अमन कायम करने में। आज जहां हर जगह इस वक्त नॉर्मल सी हमें देखने को मिल रही है, आप अपने वालिद के उस कंट्रीब्यूशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि अगर अर्ली 90s में उन्होंने सामने आके रोल ना किया होता, शायद यहाँ सियासी बंजर ज़मीन ज़रखेज़ ना होती। उनका एक रोल था, उनके साथियों का एक रोल बना और कहीं ना कहीं मैं उस रोल को सराहता हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने वालिद मोहतरम पे कि 90s में जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, ना कहीं गवर्नमेंट, ना कहीं सिस्टम, ना कानून बनाने वाले और ना ही कानून के मुहाफ़िज़, ये कहीं ना कहीं सारा जो है बिखर चुका था। यहाँ के हुक्मरान भाग गए थे और भाईचारे को भी खतरा था। पंडित बरादरी के लोग निकल गए, पलायन कर गए। और भी कम्युनिटीज़ जो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी में थे कश्मीर के अंदर, उनको खौफ और दहशत बेचारों को लगा कि शायद हमारे लिए माहौल साजगार है। जहाँ हमें, मेरे वालिद मोहतरम को या उनके साथियों को, जहाँ कश्मीर के कुछ गिने चुने लोगों ने कौम दुश्मन करार दिया, मैं समझता हूँ कि जहाँ उनको वो लेबल लगी है, उसके बावजूद वो सामने आके एक बड़ी लड़ाई लड़ी उस बंदूक के खिलाफ, जो बंदूक कहीं ना कहीं, वो कहते हैं कि बगल में छुरा और मुंह में राम राम। मैं इसलिए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जो किया सर उठा के किया, अच्छा किया।
जहाँ लोगों ने तनज़ भी किया, जहाँ लोगों ने मुखालफतें भी की, जहाँ लोगों ने आवाज़ें भी उठाई, लेकिन उनको उस समय के माहौल को नज़र में रखते हुए उनके साथियों को भी जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी है, बंदूक वर्सेस बंदूक, हाँ, बंदूक वर्सेस बंदूक जो लड़ाई लड़ी है, और कहीं ना कहीं आज उसका फ़ायदा सारे लोग उठा रहे हैं। एक ज़मीनी सतह की जो सियासी बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने वाले उन लोगों ने एक अहम रोल निभाए और कहीं ना कहीं फिर जमहूरी निज़ाम बहाल हुआ। तो आपने जिस तरह से कहा बंदूक वर्सेस बंदूक, जब कश्मीर के उन लेजेंड्स की बात आती है जो काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे, तो आपके वालिद साहब का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो उनकी बहादुरी को आप किस तरह से याद करते हैं जब 90 के दशक में मिलिटेंसी उरूज पे थी, लेकिन उस वक्त भी वो आगे आए, तो उनकी उस बहादुरी को किस तरह से याद करते हैं? देखिए, जो स्टार्टिंग, मुझे तो उतनी इल्मियत है नहीं कि क्या कारण था पाकिस्तान का यहाँ पे बंदूक को लाने का। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी नॉलेज के मुताबिक कि शायद जो भी सोसाइटी के अंदर जिनका एक सियासी तौर, समाजी तौर एक रुतबा था अवाम अपने अपने इलाके के अंदर, कहीं ना कहीं उस आवाज़ को दबाने की कोशिश थी। पाकिस्तान सोच कुछ इस तरह की थी कि उस कदावर लोगों को मार दिया जाए और एक मास किलिंग की जाए ताकि जो कमज़ोर लोग खुद ब खुद मर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मेरे वालिद मोहतरम उस बंदूक से हट के बाहर आए। उनको लगा कि शायद ये बंदूक जो है हमारे कश्मीरी कौम के लिए फ़ायदेमंद है नहीं, और बेहतर है कि इसका जवाब दिया जाए, और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला। और अपने मुल्क में रहते हुए मुल्क की सालमियत, मुल्क की और ये हक में लड़ाई लड़ी, और उसके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे साथी थे, और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा कश्मीर के लोगों ने उठाया। जहाँ हम 30, 35, 40 साल पहले जहाँ हमने आवाज़ उठाई थी कि आज़ाद हिंदुस्तान का नारा दिया, हिंदुस्तान के झंडे का नारा दिया, जो उस समय नहीं मानते थे, आज वो भी वही नारा देते हैं। आज वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, आज वो भी कहीं ना कहीं जगह ढूंढ रहे कि हमें भी कहीं जगह मिले इलेक्शन लड़ने के लिए। लिहाजा बेहतर था कि 30 साल पहले अगर वो वहीं उसी रास्ते पे आ जाते, शायद आज हम अपने आप को, या वो लोग जो है अपने आप को कमज़ोर ना समझते। वो लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस कश्मीर के इस माहौल को, जो माहौल पिछले कई बरसों में खराब लगा या खराब किया गया, कि वो शर्मिंदा ना होते अगर वो पहले आए होते, कि जब हमने ये आवाज़ उठाई, हमारे वालिद मोहतरम ने जब ये कदम उठाया था कि मुल्क के हित में हमें रहना चाहिए और जम्मू कश्मीर को एक बेहतरीन स्टेट की ओर ले जाना चाहिए। असेंबली इंतखाबात के दौरान नॉर्थ कश्मीर के जो बड़े मंजूर पॉलिटिकल लीडर उस्मान मजीद, इनका एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कश्मीर में अमन है तो वो कोका परे की जूती की वजह से। इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, वो तो उनका एक साथी रहा है ड्यूरिंग इखवान पीरियड, पॉलिटिकल कैरियर में। उस्मान मजीद साहब का कहीं ना कहीं अवामी लीग से ही शुरुआत हुई है, और उनकी अपनी पार्टी थी। मेरे वालिद मोहतरम के साथ वो रहे हैं, इखवान के पीरियड में भी रहे हैं, लिहाजा उनको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा वाकफियत है, वो बखूबी उस बारे में वो जानते हैं। हमें इतनी तो इल्मियत नहीं कि इखवान का पीरियड बना कैसे, बना क्यों, किस लिहाज से उसको सरेआम लाया गया। हमारे खिलाफ आप पाकिस्तान टीवी देखें, तकरीबन रोज़ वो हमारे खिलाफ उनका प्रोपगंडा होता है। एक प्रोपगंडा हमारे खिलाफ चल रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर है वो हमारे खिलाफ प्रोपगंडा कर रही है। उनका काम ये है कि इन लोगों को तोड़ दो, क्योंकि हम लोग निकले हैं इनमें से। हम लोग वो थे जो मिलिटेंट थे पहले, और हम लोगों ने इनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और हम लोगों ने इनकी कमर तोड़ दी। तो जो आपके वालिद मोहतरम का एक रास्ता था सियासत का, इससे हम सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, और जो लोग दूर से सियासत को देख रहे हो वो भी उनकी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी को जानते हैं। इसके अलावा उनकी एक और ज़िंदगी थी, आपके वालिद थे या अपने इलाके में उनकी ज़िंदगी है, तो एज अ वालिद आप उनको किस तरह से याद करते हैं? देखिए, मेरे वालिद जो है वो एक तो जैसे मैंने कह दिया कि एक इखवान के कमांडर के नाम से जाना जाता है या पॉलिटिकल लीडर के नाम से। मेरे वालिद एक सिंगर भी थे, फोक सिंगर, हाँ, और शायर भी थे, राइटर भी थे। लिहाजा उस वालिद को मैं कम जानता हूँ, लेकिन
एक राइटर की पहचान मेरे पास कुछ ज़्यादा है क्योंकि मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ। और ज़्यादातर जब यहाँ के फेमस सिंगर्स चाहे मंजूर शाह हो, गुलजार अहमद गनाई हो, फारूक अहमद गनाई, तो जब वो गाते उनके लिखे हुए गाने तो मुझे मैं बाप को उस नज़र से देखता हूँ कि एक शायर भी थे, अदीब भी थे। तो लिहाजा उनकी लोग हमें किस तरह से जानते हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ शायद वो सबको पता नहीं। अब हाँ, जब हमसे मुलाकातें होती है, जब हमें हमारे नज़दीक आ जाते हैं, तो फिर जिस तरह से हमें पेश किया गया है कश्मीर के अंदर, और जिनको लगता है कि शायद ये वाकई तो वही हैं, जब सामने आके बैठ जाते तो कहानियाँ कुछ और आ जाती हैं। हाँ, तब्दीलियाँ दिखाई देती हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपके वालिद मोहतरम ज़्यादा मौसीकी के साथ भी वाबस्ते थे, और मैंने सुना है कि मंजूर शाह जो मौसीकी के बहुत बड़े नाम है कश्मीर में, तो उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है। तो अपने वालिद की कोई गज़ल याद है, कोई गाना सूफ़ी म्यूज़िक? हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं और जिन्होंने खुद भी लिखे हैं या खुद गाए हैं। एक मशहूर गाना उनका है कि वो अर्लीज में जब वो गाया करते थे, तब तो इस तरह के स्टेडियम तो नहीं हुआ करते थे, ऐसे कि इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे कि जिससे कि जो कि आज की ये सिंगर्स के सामने। एक वो गाना उनका था कि मैं कुन मजहब बगौज बेदीन मैं कुर नबी नहीं हुई तलकी। इस गाने पे भी हमें बड़ी गालियाँ सुननी पड़ी कि ये पहले से ही कहता था ये, लेकिन इसकी कहानी कुछ और है। आप समझ सकते हो कि इस गाने का मतलब क्या है कि कुन मीन्स कि एक, कश्मीरी में कुन जो है वो एक होता है कि मेरा एक ही मज़हब है। इसमें भी लोगों ने कहा कि देखो कि ये पहले कहता कि मैंने मज़हब ही भेज दिया। तो लिहाजा ये उनने कि इलेक्शन में आने से पहले, इखवान के पीरियड से पहले, स्टार्टिंग में इनका ये, उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी, हम पैदा भी नहीं हुए थे कि जब इसने ये गाना गाया था। हाजन के बीचों बीच मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। विजुअल्स में आप देख सकते होंगे कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। आज से कई साल पीछे जब हम जाते हैं 90 के दशक में, इन्हीं गलियों से कोका परे का कारवां जाता था, और ये गलियां, ये इमारतें, पुरानी इमारतें हमें कोका परे की याद दिलाता है। हम कोशिश करेंगे जो यहाँ के मुकामी लोग हैं इनसे बात करेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में कोका परे का कितना कंट्रीब्यूशन है। हाजन के इस इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कोका परे को ये किस तरह से याद करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ आवाज़ के साथ बात करने के लिए। तो इस वक्त आप कोका परे को किस तरह से याद करते हैं? जी, मैं 1999 से उसको जानता हूँ, क्लोज, बिल्कुल क्लोज जानता हूँ। एक्चुअली वो मौसीकी का बहुत शौकीन था, वो गाना खुद गाता था। फिर जब ये दौर शुरू हुआ मिल्टन का कुछ हुआ, तो उस वक्त वो गाने के साथ था। फिर उसने कहा कि मुझे अब बैन लगे गाने पर भी। फिर उसने अपनी तरफ से एक तंजीम खड़ा की है, स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट, शुरू में है। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ बहुत लड़के जुड़ गए। फिर उसने ऐसा किया कि उसने सिलेंडर किया, मान लो सिलेंडर किया। फिर ये गन कल्चर, वन कल्चर सब खत्म हो गया। फिर वो साइंस में आ गए। 1996 की बात है, साइंस में आ गए। उसने इलेक्शन जीता तकरीबन 750 वोटों से, खाली 750। उसके मद्दे मुकाबल था इस वक्त MLA सोनावारी, वो हिलाल अकबर लोन साहब, नहीं मोहम्मद अकबर वालिद साहब, बिल्कुल साहब, मोहम्मद अकबर लोन। उस वक्त लोग पहले ने वो इलेक्शन जीता। फिर एक्चुअली उसने हाजन के लिए बहुत काम किया। यहाँ लंबे लंबे जूते लगाकर पढ़ना, मगर उसने सारा वो सदरकुट वाला पहाड़ हाजन के रोड में लगा दिया। पानी का भी बहुत इंतजाम किया। हाँ। तो आपसे सर जानने की कोशिश करेंगे हम, जो उनकी सियासी जिंदगी थी वो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक गुलकार भी थे, गाते थे, और जो इस वक्त कश्मीर के बड़े गुलकार हैं, तो उनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। बिल्कुल। तो उस जिंदगी को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल। हमने सुना कि शादियों में भी वो गाते थे। बिल्कुल। 1999 में
मेरा फादर हज पर चला गया, उसने वहां से एक बड़ा टेप लाया, नेशनल पैनासोनिक 4 स्पीकर वाला। अच्छा, फिर वो उसने जंगल में ही लिया, मतलब दरिया में ही वो वहां पर उसके गाने सुनाता था। फिर वो शादियों पर आता था, उस वक्त उसको 10-15 हज़ार रुपया रात को देते थे लोग शादियों में गाने के लिए। उस वक्त उसका मशहूर तरीन गुलकार आजकल जो मन बचा है, मंजूर अहमद शाह है। हाँ, मंजूर अहमद शाह। हाँ, वो उस वक्त उसके साथ नाच रहा था। बिल्कुल 4-5 रात मतलब एक साथ गाते थे, 4-5 दिनों में एक साथ गाते थे। यम साथ कुका परे ये एक्टिव यथ इलाकस तुम फौज इन यपर नेरा तो तुम दो छो याद? हाँ बिल्कुल, क्या थोड़ा तुम तुम से वक्त गुजरमुत की बिल्कुल मगर लकट लकटे तो अस वन तो तुम दो तम वक्त कोपर, अगर कोपर जिंदा आसे वनकस बदले हयात ये पे सह गुजर तत पे लाजक ये रपी दह न कोर कोड़ सिर्फ हसदी योत हसद, बस सिर्फ हसद। मोहम्मद अकबर कोड़ सिर्फ हसद। कॉलेज आव ये नुन गोड कैम्पशनस मज बेहान हॉइनस नुन संभलस तो तुम वो हस्पताल आव 7 बेड तो शुक्रो दुन 50 बेड तम त जबरदस्ती, मगर कोपर वाकई तारीफ लायक तो करिन सान ये आब पका यथ रोड ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर। मगर तम होर क्या कोर क्या न बनायन सड़क, आब ओन बाकी चीज मतलब पंप स्टेशन बनन ये बना ये पे खुदा सवाल गो तत पे मोहम्मद अकबर दर अगर क्या वन ये त्रेश त बन। मोहम्मद इकबाल डार इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कुका परे के क्लोज एसोसिएट रह चुके हैं और काफ़ी अरसे तक एज अ पीए इन्होंने कुका परे के साथ काम किया है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आपने काफ़ी ज़्यादा वक्त मरहूम कुका परे के साथ गुजारा है। बिल्कुल सर। तो कुका परे को इस वक्त किस तरह से आप याद करते हैं? बहुत याद कर रहे हैं, उसकी बहुत कमी हम महसूस कर रहे हैं। वो क्लास फेलो भी मेरा रहा है, तो पढ़ता भी था, लेकिन उसको गाने का शौक़ था। तालीम हासिल करके उसको इसका गाने का भी शौक़ था। फिर घरेलू क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उसने पढ़ना छोड़ दिया। वो बड़े ख़ानदान का था, उनके पास बागात थे, बाकी सब कुछ था। तो इसने क्या किया, ये फिर गाने के साथ वाबस्ता हो। उसके घर वाले या बड़ा भाई हाजी गुलाम अहमद परे वो ये नहीं चाहता था कि ये हमारे ख़ानदान से निकले, ऐसे गाने वाला नहीं। लेकिन उसका जो शौक़ था वो कभी घर से भी बाहर मतलब चला गया, इसीलिए कि मुझे तंग कर रहे हैं भाई, ये मुझे गाने नहीं देते हैं, और शौक़ उसका था रहने। तो फिर अचानक क्या हुआ, तो वो भी थक गए उसको कहते कहते, वो नहीं माना, वो उसी राह पर चला गया। तो फिर उसने पढ़ना ही छोड़ दिया। फिर गाने के साथ वाबस्तगी हो गई उसके साथ। फिर घरेलू क्या हुआ, उनको ख़ानदान बड़ा ख़ानदान था, अलग अलग होते हैं, सेपरेट हो गए एक दूसरे, उसको भी सेपरेट छोड़ा गया ताकि ये घर वाले संभालें, अपने घर में बैठे चाहे कुछ करे क्या करे, उसको छोड़ दिया फिर सेपरेट। तो उसकी बीवी थी या बेटियां थी, बेटे थे, वो पढ़ रहे थे उस वक्त। लेकिन अचानक क्या हुआ, गाने का शौक़ इतना ज़्यादा हुआ तो वो घर 2-3 दिन के बाद भी आता था, 4 दिन के बाद भी आता था। घर में मतलब बीवी थी, बच्चे थे, वो थे। तो शौक़ था उसका बहुत उसका। तो अब वो ज़मींदारी का मसला था, ज़मींदारी वो मज़दूर, उसकी बीवी जो है। नहीं, आपसे इकबाल साहब हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुलकार जब वो थे उनकी एक वो जिंदगी है और उसके बाद वो गवर्नमेंट गनमैन भी रहे हैं। तो उस वक्त अपनी मुल्क की मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत, अपनी ज़मीन से मोहब्बत वो कैसे शुरू हुई? मैं एक बात कह रहा हूँ, जब कोई नहीं था यहाँ, उसने क्या किया, फिर उसने लकड़ी का व्यापार किया। हाँ, उसमें से उसको सताया गया। मिलिटेंट ने उसको कहीं पैसे मांगे, कहीं कुछ मांगा, कहीं कुछ मांगा, तो इतना तंग किया उसको कहने की बात ही नहीं। ये फिर मजबूर हो गया कि उनके साथ चला गया।
गनमैन के साथ चल। लेकिन हुब्बुल वतनी जो है वो आज तक किसी के पास नहीं है। इतने लीडर आ गए, जबान एक थी, दिल एक था, लेकिन ये एक ही बात पर टिका रहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान का साथ देना है। यहाँ के जो दुश्मन पार से आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं, तो उनका हमने खात्मा करना है। फिर इसको मेजर जनरल थे, उसने उनको लेटर भेज दी कोका पैरे को। ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो मैं इनके साथ मिला हुआ था। फिर मैंने कहा कैसे मिला, क्या मिला। हमारे जो डायरेक्टर थे फायर सर्विस के, उस पैरे साहब ने उसको रिक्वेस्ट की कि इसको मेरे साथ रखो, मुझे कुछ मतलब प्रॉब्लम आती है पढ़ने लिखने में। तो जनरल ने उसको कहा कि भाई आप गनमैन क्यों बन गए, आप ठेकेदारी कर रहा था। उनको भी पता थी ये ठेकेदारी कर रहा है, लेकिन जब इसको सताया गया, उसके कुछ रिश्तेदार थे उनको भी मारा गया। तो रिश्तेदार एक था गुलाम नबी शाला, वो हेडमास्टर था हाई स्कूल का, उसको भी मारा गया। गुलाम नबी बस्सू है, उनको भी मारा गया। एवं के जो भी मतलब खुददार था, खुददार क्या अपने काम में मसरूफ़ थे, ईमानदार थे, तो उनको बहुत मुश्किल हो गया यहाँ जीना। फिर उसने क्या किया, उसने फिर भारत आर्मी के साथ कांटेक्ट किया, पुलिस या आर्मी या क्या, मजबूरन उसको वही करना पड़ा। नतीजा क्या निकला, उसके साथ जो भी पार से दहशतगर्द थे या यहाँ के दहशतगर्द थे जो पार से आए थे, उनको पैसा दिया गया था, क्या दिया गया था, फलाने को मारना है, उसको मारना है, इसको मारना है। तो उसने उस पर रोक लगा दी। उनके जो कमांडर थे वो एक के बाद दीगरे एक कमांडर आ गया, उसके सामने सरेंडर किया। उसने उसके सामने सरेंडर इसलिए किया क्योंकि ये जो पार्टियां वहाँ से बनी हुई आई थी, उनको वहाँ से ही उनको हिदायत मिली थी कि आप उसको मारना, आप उसको मारना। नतीजा क्या होता, कश्मीर में खून खराबा बहुत खून खराबा हुआ। लाखों के तादाद में उन्होंने आपस में मारे। वो भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे। इसने रोक क्यों लगा दी? फिर आर्मी के साथ कांटेक्ट किया। फिर जब कांटेक्ट हुआ तो कोई मरा ही नहीं, क्योंकि पुलिस ने भी साथ दे दिया, आर्मी ने भी आदम को प्रोटेक्शन दिया। जो भी बच गए, जिनको बचना था बेचारे वो बच गए। तो कोका पैरे की कुर्बानी, उनकी शहादत को इस वक्त आप किस तरह से याद करते हैं? और इस वक्त एक तबका ऐसा है जो उन्हें इख्वानी कहता है, जो उन्हें गलत अल्फाज में उनके नाम के साथ जोड़ता है, और एक ऐसा भी तबका है लोगों का जो उनकी बहादुरी की मिसालें, और ख़ास तौर पर जब इस एरिया की बात आती है तो एक तबका ऐसा है जो उनकी कुर्बानी को याद करता है और कहता है कि यहाँ अगर डेवलपमेंट है उनकी वजह से है, यहाँ अगर अमन है तो उनकी वजह से, यहाँ अगर रोज़गार है इस इलाके में तो उनकी वजह से। आप ज़ाती तौर पर उनके काम को, उनकी कुर्बानी को किस तरह से याद करते हैं? हम बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी आ गई, यहाँ के MLA भी आ गए। वो काम मेरे ख्याल में नहीं होगा जो उन्होंने किया है। आप एक बात मैं कहूँगा, MLA होकर उसने नाग में, बांडीपोरा में कैबिनेट मीटिंग थी, सब मिनिस्टर आए थे। उसने क्या किया, वो कैंप लगा हुआ था और कैंप के बाहर बैठ गया। उनको बोला कि वहाँ थे मतलब सोपोर के कुछ मिनिस्टर थे, श्रीनगर के थे, कुछ थे। परे साहब गारेजर है, परे साहब क्यों गारेजर है? परे साहब ने उनको कहा मैं तब आऊँगा कैंप पर या हिस्सा ले लूँगा इसमें जब मुझे हाजन में ब्रिज दे देंगे। जो ब्रिज मिलिट्री ने जलाया था, फिर 8-10 साल इसी तरह था, न टांगा चल रहा था, सिविलियन भी कुछ नहीं चल रहे थे। अच्छा, हकीम हबीबुल्लाह थे सोपोर के, वो मिनिस्टर था, उसने उसको कहा मैंने आपको दे दिया ब्रिज। दबनस नहीं, ऐसे रिटर्न मुझे दे दो। फिर वहाँ तालियां हो गई, जुलूस निकला इसके मतलब क्योंकि ये हाजन पुल की कोई बात ही नहीं करता था। आज चल रहा है, बांडीपोरा, सोनमर्ग, जहाँ भी आप जा सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। ये रूट कटा हुआ था। हो गई एक बात। दूसरी बात क्या है, जो भी आप यहाँ मुलाजिम देखोगे, नोटिफाइड में देखोगे, पुलिस में देखोगे,
हॉस्पिटल या कोई भी महकमा आप देखो, उसमें कोकापरे का हाथ है। मैकेनिक होगा, इरिगेशन है, बाकी है। आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन 90% जो घर है उनका एक एक मुलाजिम है, चाहे पुलिस में है, चाहे PHE में, किसी भी में उनको लगा है। इसके एक लिस्ट 109 का लिस्ट मुझे याद है, मेरे पास अभी लिस्ट भी मौजूद है। इरिगेशन में हमने लगाए थे। उसने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की, उसके हेड ऑफ से बात की, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ऐसे पोस्ट ज़रूरत है, वैकेंसी है, चाहे सुंबल हो, नायद खै हो या कहीं भी इलाका सोनावारी में। 109, उस 109 में वहाँ सैंक्शन हो गई। ये MLA था, ML की मोहर की लग गई है, जो एग्जन थे उनकी भी मोहर लग गई है, बन गए। फिर जब उसने फारूक अब्दुल्ला को बुलाकर लाया है कश्मीर, वो लंदन में थे, अपनी फैमिली के साथ लंदन में थे, ये जम्मू गया या कैसे किस तरह दिल्ली से उसको बुलाया कि आप आओ, मैंने यहाँ आपका जो खुला है वो खुला मैदान रखा है, आप इलेक्शन लड़ो, ठीक। लाया उसको उधर से। उसी का एक मिनिस्टर सागर साहब है, सागर साहब ने कैबिनेट में कहा इसने 109 मुलाजिम लगाए हैं इरिगेशन में, ये बेहुदा है, ये मतलब गैर जानिब है, ये नहीं होना चाहिए, कोई नहीं निकाल सकता है। फिर क्या हुआ, अकबर वकील के 8-10, सागर के 8-10, फिर उस 109 में मिला दिया। मोहम्मद यूसुफ परे और कुक्का परे, उनका मज़ार घर पे उन्हें दफन किया गया, तो वजह क्या? वजह यह है कि उनने जब उनकी शहादत हुई उससे पहले 7-8 दिन पहले हमारे एक खास रिश्तेदार को बुला के ये कहा कि मैं यहाँ एक हट बनाना चाहता हूँ, वो जगह भी दिखाई, ठीक, और ये हट जो है मेरी अपने लिए होगी। तो लिहाजा जब इनकी शहादत हुई तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें एक जगह मुकर्रर की थी मकबर के लिए, तो लिहाजा हम इसको यहीं भी कफन दफन करें, वजह यही है। इम्तियाज़ साहब, अपने वालिद मोहतरम का कब्रिस्तान घर पे होना, उनको हर दिन आंखों के सामने देखना उनकी कब्र को, तो इस सब से इंसान को क्या सबक हासिल होता है? देखिए, हम पूरी फैमिली सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद पहले हम फातिहा पढ़ते हैं, और घर से निकलने से पहले हम पहले इनसे ही रुखसत लेते हैं, और जब वापस आते हैं पहले यहीं आते मकबरे, पहले सलाम यहीं पे करते हैं। हाँ, ये हमारी आदत है तीनों भाइयों की, एक की नहीं, तीनों भाइयों की, मेरी मदर की भी, मेरी बहनों की भी। वो भी जब मायके से आते हैं तो पहले इसी कब्र शरीफ पे आते हैं। तो लिहाजा हमारा अकीदा है, लोग क्या समझेंगे, मैं अपने वालिद की बड़ी कदर करता हूँ, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, तो लिहाजा मैं उनको बहुत बहुत मानता हूँ। तो अमन कायम करने के साथ साथ कोका परे का एक ख़ास कंट्रीब्यूशन इस इलाके में है, जो हाजन का इलाका है। यहाँ पे कई लोगों को उन्होंने रोज़गार भी दिया है, जैसे कि हमने लोगों से बात की और उन्होंने हमें बताया। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब कोका परे को शहीद किया गया, जब यहाँ से घर से वो मैदान की तरफ जा रहे थे मैच देखने के लिए और रास्ते पे उन पे अटैक होता है, तो उस वाक़े के हवाले से बता दीजिए। उस समय यहाँ हाजन प्ले ग्राउंड में उन्होंने एक गोल्डन कप ऑर्गेनाइज किया था, वो फाइनल सेरेमनी थी। उस समय परवेज़ दीवान साहब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हुआ करते थे, और फाइनल सेरेमनी में उनको आना था। दोपहर नमाज के बाद मेरे वालिद मोहतरम घर से निकले, जेके बैंक के पास वो अटैक हुआ 13 सितंबर 2003। तो गोलियों की आवाज़ें आने लगी, ग्रेनेड्स फोड़े गई। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमारे वालिद साहब की शहादत हुई थी, उनके साथ उनके साथियों की शहादत हुई थी। उनका पॉलिटिकल एडवाइज़र था, उनका साथी था, उनका एक PSO और ड्राइवर और PA वगैरह ज़ख्मी थे, बहुत सारे लोग उसमें ज़ख्मी थे। और एक हमारा हाजन का एक साथी, उसमें शहादत हो गई, बशीर अहमद डार साहब। तो लिहाजा वो था ही हमारे लिए एक सानियत था, अलमिया था। और अब हम समझ सकते हैं कि जब वालिद की मौत हो जाती है तो माहौल, घर का माहौल किस तरह का बनता है।
हम छोटे थे उस समय, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने कोशिश की कि पॉलिटिकल कैरियर को, हमारी एक लेगेसी थी, उस लेगेसी को साथ लेकर चले, और कोशिश की सोनावारी के अंदर हमने भी कि वो अलग बात है हम जीत नहीं पाए, लेकिन लोगों के साथ हमारा व्यवहार सही रहा, तब जाके हमने लास्ट प्रीवियस इलेक्शन में 18,000 वोट लिए। जो आपके वालिद साहब हैं उनकी कुर्बानी को किस तरह से इस वक्त याद किया जाए? देखिए, याद करने वाले तो याद करते ही रहते हैं, और जिन लोगों के साथ उन्हें काम किया है, जिन ऑफिशल्स के साथ काम किया है, जिन लोगों के लिए काम किया है, हम सबको पता ही है, वो याद करते हैं। जिनको जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो कभी पीठ पीछे भागते नहीं। तो हमें जब भी उनके साथियों की ज़रूरत पड़ी, हमें जब भी उनके दोस्तान जो जिनके साथ उनका उतना बैठना था ऑफिशियल लेवल पे, सबों ने हमें हर वक्त सपोर्ट दिया। लिहाजा हम खुद भी याद करते हैं, उनके साथी भी याद करते हैं, क्योंकि उस तवारीखी दौर को हम कभी भूल नहीं सकते। मैंने पहले भी कहा ना कि जहाँ डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं था, जहाँ लाक़ानूनियत थी, उस लाक़ानूनियत को ख़त्म करने के लिए अगर दोबारा इंस्टीट्यूशन को ताकत मिली है, पावर मिली है, बिकॉज ऑफ इखवान, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ, हम कभी देखो कि अब लोगों की फितरत है, वो हज़ारों बातें करते हैं या अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए दूसरों की कमज़ोरियों को सामने ले आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने रोल को जो है उनके दबाव से या उनकी गलत बयानबाजी से हम अपने आप को ख़त्म करें। हमने एक रोल निभाया है और सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो प्रो नेशनलिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, उनको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। उनकी सियासी समाजी ज़िंदगी को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि उनको मदद दी जाए, उनके कैरियर को। जितनी बड़ी कुर्बानी आपके वालिद साहब ने दी, उसका सिला मिला आपको? देखो, वो अलग बात है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा कोई वकील नहीं था। हाँ, कि ना मेरी फैमिली का, ना उन लोगों का जो शायद उन अफसरों तक ये पैगाम पहुंचाते कि ये वो फैमिली है कि जिस फैमिली के हेड ने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। ना मेरे वालिद साहब ने कभी ये कोशिश की कि मैं इम्तियाज़ मेरा बेटा है, इम्तियाज़ ये फलानी अफसर है, क्योंकि ये कभी हुआ नहीं। तो लिहाजा हमारे लिए मुकद्दर में जो था वो मिला, और हमारे रिलेशन सबके साथ ठीक है। बट मेरे वालिद साहब का कोई ऐसा दोस्त नहीं था कि जो हमें कहीं मदद दे और हमें रास्ता दिखाए, क्योंकि हम छोटे थे, इतनी नॉलेज भी नहीं थी और इतना पता भी नहीं था कि कौन किसके साथ क्या और क्या ताल्लुक है। तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता रास्ते हमवार हो रहे हैं, और इसका भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला, और मेरी फैमिली मुतमईन है।